स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, अर्थात बलों का समावेश के साथ में श्रोडिंगर समीकरण। हम मानते हैं, मान लो कोई कण है, इस पर F बल कार्य करता है, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा को हम ऐसे लिखते हैं F इक्वल माइनस डेल्टा वी। F इक्वल में माइनस डेल्टा वी। स्थितिज ऊर्जा को V से परिभाषित किया जा सकता है पोटेंशियल से, अर्थात बल जो है वो संरक्षी है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। संरक्षी बल वो बल होते हैं जो कण की स्थिति पर निर्भर ना करके प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर, यानी कण के पथ पर निर्भर ना करके प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, वो संरक्षी बल कहलाते हैं। F इक्वल में माइनस डेल्टा V। यहाँ हम R और T लिख रहे हैं कि जो F है बल है जो पोजीशन वेक्टर और टाइम पर डिपेंड करता है। ऐसे ही जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो भी टाइम और स्थिति पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है। से बल की उपस्थिति में कण की कुल ऊर्जा क्या होगी। अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी को काउंट नहीं कर रहे थे, ओनली काइनेटिक एनर्जी को काउंट कर रहे थे, जिसमें मोमेंटम की टर्म थी। अब जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हम देखते हैं इस इक्वेशन में कि जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम जो प्रथम पद ले रहे हैं p²/2m कण की गतिज ऊर्जा, तथा द्वितीय पद जो ले रहे हैं v/r/t, ये कण की स्थितिज ऊर्जा को शो करता है। इस इक्वेशन को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, E साइन इक्वल में p²/2m साइन प्लस v/r/t साइन। अब क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कण के संवेग कुल ऊर्जा पर निर्भर करती है, पर निर्भर नहीं करती है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो संवेग और इस कण की कुल ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं E तथा P के लिए अवकल संकारकों का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी के लिए जो अवकल संकारक है वो आयोटा H क्रॉस डेल अपॉन डेल T, तथा संवेग संकारक जो है वो है माइनस आयोटा H क्रॉस डेल का हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर उपयोग करने के पश्चात हम पाते हैं कि E साइन इक्वल में हम लिख सकते हैं आयोटा H क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल T, तथा p²/2m साइन इक्वल हम P इक्वल रखेंगे माइनस आयोटा H क्रॉस डेल होल² साइन। चूँकि आयोटा आयोटा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस साइन हम यूज़ करेंगे साथ में H क्रॉस² डेल 2 साइन। इन समीकरणों का जो उपयोग है वो हम श्रोडिंगर इक्वेशन में कर सकते हैं, यानी इससे पहले हमने जो लिखा था E साइन इक्वल में p²/2m साइन प्लस v/r/t साइन, इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। p²/2m विद ऑपरेटर के साथ लिखेंगे, E साई भी हम विद ऑपरेटर के साथ लिखेंगे, तो हमारी इक्वेशन हमें प्राप्त होगी आयोटा H क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल T, आयोटा H क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल T इक्वल माइनस H क्रॉस²/2m डेल 2 साई प्लस v/r/t साइन। यह एक ऐसे कण की श्रोडिंगर समीकरण है जो बल क्षेत्र स्थिति ऊर्जा क्षेत्र में गति करता है। इसे हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर टाइम की टर्म है इसमें भी और इसमें भी टाइम की टर्म है, यानी यहाँ हमने बलों का समावेश किया है, इसलिए यह इक्वेशन कहलाएगी हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। कुछ यहाँ पर रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स हम देखेंगे। इन यहाँ बलों के समावेश युक्त श्रोडिंगर समीकरण को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए गए जो तर्क हैं वो उच्च कोटि के नहीं हैं। वास्तव में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी उत्पत्ति किसी मूल सिद्धांत से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार चिरसम्मत यांत्रिकी में हम F इक्वल ma का यूज़ करते हैं, यानी चिरसम्मत जो हमारी क्लासिकल जो फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो टोटली F इक्वल ma पर डिपेंड है। F इक्वल में ma न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। उसी प्रकार अगर हम क्वांटम की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, वो टोटली श्रोडिंगर इक्वेशन
पर डिपेंड है, या उसी प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में श्रोडिंगर समीकरण एक सिद्धांत को निरूपित करती है। सेकंड रिमार्क है कि श्रोडिंगर समीकरण की जो असली परीक्षा है वो तब होती है जब हम इस समीकरण के हल से प्राप्त परिणामों की तुलना प्रयोगों के आधार पर प्राप्त परिणामों से करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण को प्रस्तावित करने के बाद किए गए अनेक प्रयोग इसकी उपयोगिता और मान्यता की पुष्टि करते हैं। भौतिकी की अनेक घटनाओं में कण की स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि केवल कण की स्थिति पर निर्भर करती है। कण की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी VRT इक्वल में VR। ऐसी घटनाओं के लिए जो वेव फंक्शन है हमारा, वो हम दो टर्म्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, साइन R और फाई T। यानी इस वेव फंक्शन का एक पार्ट जो है वो ओनली पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड है और एक पार्ट है वो ओनली टाइम पर डिपेंड है। जो हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, -h×2m del 2 प्लस VR साइन RT आयोटा h× del साइन अपॉन del t इक्वल में -h×2m del 2 साई प्लस V साइन RT। अगर हम इस फंक्शन में साइन कॉमन ले लेते हैं और साइन के इक्वल हम क्या रखें, साइन R और फाई T, साइन R और फाई T, तो हमें इक्वेशन फाइंड होगी साइन RT। इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर h×2/2m फाई T del 2 साइन R प्लस VR साइन R फाई T आयोटा h× साइन R del फाई अपन में del T। साइन R की जगह मैंने यहाँ पर पुट किया है साइन R और फाई T, चूँकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसका, इसलिए हम फाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इस इक्वेशन में अगर हम साइन R और फाई T को दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा -h×2/2m 1 साइन R del 2 साइन R प्लस VR इक्वल में आयोटा h× अपॉन फाई T del फाई अपॉन में del T। साइन R और फाई T से हमें डिवाइड करना है, साइन R कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी VR बचेगा, और यहाँ पर फाई T कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 साइन R। इस इक्वेशन में बायां पद केवल R पर निर्भर करता है। बायां, अगर हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी बात करें, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ओनली पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, समय पर नहीं। जबकि जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर टाइम का फंक्शन है। इसका तात्पर्य है कि चर t में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर बाएं पक्ष में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम पोजीशन में चेंज करेंगे तो टाइम में चेंज नहीं होगा, और अगर हम टाइम में चेंज करेंगे तो पोजीशन में चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार स्थिति निर्देशांक में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से दाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए जो R तथा T पर निर्भर नहीं करें। हम मानते हैं कि इस नियतांक को हम E से निरूपित करते हैं। E की विमा जो है वो ऊर्जा की विमा के बराबर है। E से हम इसे निरूपित करते हैं आयोटा h× 1 फाई T del फाई अपॉन del T इक्वल में E, यानी इक्वेशन थर्ड का जो हमने राइट हैंड पार्ट है उसको हमने E माना है। जब हम इसको E मान लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी किसके इक्वल होगी, E के, 1 साइन R -h×2/2m del 2 साइन R प्लस VR इक्वल में E, और h×2/2m del 2 प्लस VR साइन R इक्वल में E साइन R। यह जो इक्वेशन है ये टोटली पोजीशन का फंक्शन है, यानी यह इक्वेशन जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं यह समीकरण हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें ओनली पोजीशन की टर्म है। इस इक्वेशन को हल करने पर काल अनाश्रित यानी टाइम इंडिपेंडेंट जो फंक्शन है एनर्जी का VR में गतिशील कण के लिए साइन R और वेव फंक्शन का R पर निर्भर भाग प्राप्त होता है।
ई कण की कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो कुल ऊर्जा है ई के लिए अवकल संकारक यानी ऑपरेटर जो है वो आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी का उपयोग करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल में ई फाई 1/5 जो था उसको हमने इस टर्म से ई से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इस कारण नियतांक ई को कण की कुल ऊर्जा कहा गया है। आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल में ई फाई और डेल फाई अपॉन फाई यानी एक जैसी टर्म हम एक साथ कलेक्ट करेंगे। डेल फाई अपॉन फाई इक्वल में माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई डेल्टा टी। अगर हम दोनों तरफ की इक्वेशन का समाकलन कर दें विद रेस्पेक्ट टू फाई इसका लेफ्ट हैंड साइड का और विद रेस्पेक्ट टू टी राइट हैंड साइड का, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी फाई टी इक्वल में सी ई रेज टू की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन में एच क्रॉस। देखिए 1/5 का लोग फाई होता है, लोग फाई इक्वल में माइनस आयोटा एच क्रॉस आयोटा ई बाई एच क्रॉस, ये कॉमन रहेगा और इनटू में टी। जैसे ही हम इस तरफ का लोग साइन हटाते हैं प्लस में सी हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे इसमें। जैसे ही हम इस तरफ से लोग हटाते हैं इस तरफ की जो टर्म है यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड की जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लोग फाई यानी फाई इक्वल में ई रेज टू की पावर माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस इंटू टी, और ये जो c है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी लोग m प्लस n होगा, लोग m प्लस में n होगा। तो वो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं c ई रेज टू की पावर माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस इंटू में t, जहाँ c हमारा नियतांक है। अगर हम c को 1 मान लें, c को जैसे ही 1 मानते हैं तो हम यहाँ मान सकते हैं कि साइन आर टी इक्वल में साइन आर ई रेज टू की पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस इंटू में टी, जो हमने साइन आर टी को लिया था साइन आर इंटू में फाई टी, उससे हमने ये इक्वेशन लिखी है। साइन आर काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन का हल है, यानी ये जो इक्वेशन है हमारी ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इसे मान सकते हैं, यानी सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण के कुछ गुण हैं जो हम बात करेंगे यहाँ पर। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 प्लस वी आर टी साइन आर टी इक्वल में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपन में डेल टी। एनर्जी जो है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर है। फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है यह समय में प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है, यानी डेल साइन अपॉन डेल टी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस कारण से यदि किसी क्षण t बराबर 0 पर साइन आर 0 ज्ञात हो तब हम भविष्य की गतिक अवस्था में साइन आर टी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है यह एक रेखीय समीकरण है। साइन या साइन के अवकलन युक्त पद में अगर हम कोई नियतांक या साइन स्क्वायर या साइन के अवकलन के वर्ग आदि पद नहीं है, इस कारण इस समीकरण के विभिन्न हलों में अध्यारोपण का सिद्धांत यूज किया जा सकता है। साइन इक्वल a1 साइन 1 प्लस साइन a2 साइन 2 भी श्रोडिंगर समीकरण का एक संभावित हल होगा। थर्ड है कि यह एक होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी अगर हम इसका आयतन समाकलन ज्ञात करना चाहें का मान सभी समूह पर नियत रहता है, अतः तरंग फलन का परसामान्यीकरण समय पर निर्भर नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट है कि समतल तरंग फलन की भी श्रोडिंगर समीकरण का एक संभव हल है। समतल तरंग फलनों से अध्यारोपण कर तरंग पैकेट का निर्माण किया जा सकता है। तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण की संभावित हल हो सकते हैं। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। से नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।